नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ललन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड से तो रिकवर कर गए हैं, पर उनके मन में अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए बहुत सारे सवाल हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे रहें, क्या कोविड से ठीक होने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा उनके शरीर पर, अभी भी वो किसी तरह के रिस्क में तो नहीं है, साइकोलॉजिकली उन पे क्या असर पड़ा है। ये सारे सवाल हमने आपसे कहे थे कि आपके मन में जो भी है पोस्ट कोविड मैनेजमेंट से लेकर के वो हमें भेजिए। आपने हमें बहुत सारे सवाल भेजे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने के लिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हमारे साथ 4 एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, MBBS and MD, पुल्मोनोलॉजी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड ही स्पेशलाइजेज इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी सांस लेने की जो परेशानी है, जो बीमारियां हैं, उन पे वो स्पेशलाइज करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद, MD, ग्रुप हेड, मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस, फोर्टिस हेल्थ केयर। और हमारे साथ है डॉक्टर विभूषा, renowned dietitian and nutritionist from Pune, and we have Dr. Rakib Ali, consultant clinical psychologist, BLK Hospital, New Delhi। तो एक एक करके हम आपके सवाल लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्टर विष्णु के पास। डॉक्टर विष्णु, ये सवाल हमें भेजा है प्रकाश सिंह ने। इनका सवाल ये है कि यदि घर पे कोई कोविड से ठीक हुआ है तो क्या उसे ब्लड थिनर टैबलेट्स लेने की जरूरत है? ब्लड थिनर्स अगर ले रहे थे पहले से, जैसे इसे बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हार्ट का इशू होता है, उनको हम एस्प्रिन देते रहते हैं। जिसका एंजियोप्लास्टी हो चुका है उनको 1 साल के अंदर हम लोग 2 एंटीप्लेटलेट देते हैं, एस्प्रिन और क्लोपिडाग्राम। अगर ये ले रहे थे पहले तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लेना भी बेहतर है इसी कारण, क्योंकि ये जो बीमारी है, जो कोविड का बीमारी है, वो थोड़ा सा छोटा छोटा क्लॉट्स बनाता है। तो इन अदर वर्ड्स कोगुलेशन, कोगुलोपैथी जो बोलते हैं ना, वो होता है। तो एस्प्रिन अगर ले रहे हैं ना, आपके लिए फायदेमंद है, तो घबराइए नहीं। अगर आप एस्प्रिन लेना है, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, एक सवाल और है कि अगर इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और ये ब्लड थिनर ले रहे हैं, कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन या कोई इशू तो नहीं होगा? वैक्सीन लेने से पहले क्या लोगों को ब्लड थिनर रोकने की जरूरत तो नहीं होती है? पहले ये वहम था कि बंद करना चाहिए। अगर सिंगल एंटीप्लेटलेट ले रहे हैं, कंटिन्यू इट, बिकॉज क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे बोला ना, छोटा छोटा क्लॉट्स बनता है। देखा गया कि कोविड के बाद कोविड का समय काफी हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन का स्ट्रोक हो रहा है, तो ये ज्यादा डेंजरस है। तो और ये सोच लीजिए, छोटा सा प्रिक एक है, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि अब ब्लीड करके अब ये हो जाएगा। हम लोग जो एस्प्रिन बंद करते हैं या बंद करते हैं ऑपरेशन से पहले, क्योंकि वो ये थोड़ा ब्लीडिंग टेंडेंसी रहता है। लेकिन ये एक इंजेक्शन के लिए ब्लीडिंग टेंडेंसी की कोई ऐसा जरूरत, मैंने डरने वाली बात नहीं है। तो हम आम आदमी के लिए ये बोलना चाहिए कि बंद मत करिए, बिकॉज ये नुकसान हो सकता है। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमें भेजा है ललित भाटी ने और ये हम पूछेंगे डॉक्टर दीपक से। ललित भाटी कहते हैं कि यदि लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना होगा और ये कब तक कंटिन्यू करना होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें अलग अलग मरीजों के साथ अलग अलग समस्याएं होती हैं। अब ये डिपेंड करता है, अगर माइल्ड केस है तो उसको 5 दिन की दवाइयां या 7 दिन की दवाइयां लेनी है। उसके बाद अगर सीवियर केस है तो कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि 15-20 दिन तक NIV ही चलता रहता है। तो इसमें यह बोलना बड़ा कठिन है कि मरीज किस तरीके का है और किस तरीके की दवाइयां देनी है। इसके लिए आप, सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी डॉक्टर से फॉलो अप लेते रहें। वो आपकी कंडीशन और ऑक्सीजन के हिसाब से आपको बताते रहेंगे आपको कब कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये देखा गया है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर जो उनकी लंग्स हैं उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है ऐसे लोगों के लिए जो आप देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, या फिर कोई प्रिकॉशंस जो ऐसे लोगों को लेना चाहिए, कुछ चीजें जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? पहले तो
उससे देखें कि प्रिकॉशनरी हमको अवेयर रहना है कि डिसीज कब स्टार्ट हुई है। हमको ऐसे में नहीं जाना है कि नहीं नहीं मेरे को कोविड नहीं हुआ है, मैंने आइसक्रीम खाया था उससे मेरे को ठंड लग गई है, रात को बारिश हो गई इसलिए हो गया। ये सब इसको भ्रांतियां हटा दें। कोविड के दौर से भारत उबर रहा है, निकल रहा है। तो इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, गले में खराश, बुखार, तुरंत डॉक्टर से मिले, पहला। दूसरा, खुद को आइसोलेट कर लें। तीसरा, डॉक्टर से दिए हुए ट्रीटमेंट को, एक ही डॉक्टर को जिसको दिखा रहे हैं उससे विश्वास करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट। तीसरा, जब आप इस कोविड से आप निकल गए हैं तो निकलने के बाद फेफड़े जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनकी एक्सरसाइज करना आवश्यक हो जाता है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप गहरी सांस लें। प्राणायाम के 5-6 नियम है, वो अनुलोम विलोम, ये सबको पता है, जानकारी है। इसमें गहरी सांस रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। ये 2 घंटे में हर 5 मिनट में कर सकते हैं, तो इससे आपके फेफड़े जल्दी मजबूत हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ ऐसा विशेष करने जैसा नहीं है। थैंक यू सर। फिर मैं अपने अगले सवाल की तरफ आती हूँ। ये सवाल है डॉक्टर विभूषा से। डॉक्टर विभूषा, ये सवाल हमें भेजा है विवेक सोनी ने। इन्होंने पूछा है कि कोविड के बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट आप सजेस्ट करेंगे? ओके, तो ऐसा है कि ये कोविड, ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसी पे अटैक करता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी में काफी वेयर एंड टेयर होता है। इम्यून सिस्टम जो फाइट करती है ना ये वायरस के खिलाफ, तो काफी उसका वेयर एंड टेयर हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोगों के बारे में ऐसे दिखता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो जाती है। और कोविड का रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी 4 महीने तक उन्हें काफी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो उसके लिए 2 चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारे यहाँ पे जो टमाटर मिलते हैं, तो उनमें हरे टमाटर रहते हैं, जो कच्चे टमाटर रहते हैं, रॉ ग्रीन मैंगोज, तो उनका जूस आप हर रोज ले सकते हैं। ये जो कच्चे टमाटर है, इससे हमारी इम्यूनिटी में जो अलग अलग सेल्स रहते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, तो ये सेल्स अच्छे तरह से तैयार होते हैं। काफी समय कभी कभी जो सेल काउंट्स कम होते हैं उसके लिए, वो बढ़ने के लिए इसका फायदा होता है। और एंटीबॉडी तैयार करने वाले जो सेल्स रहते हैं उनका काम इससे अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है। तो हरा टमाटर, उसका कच्चे टमाटर का जूस आप हर रोज ले सकते हैं। और दूसरी टिप है कि नींबू तो हम सब हमेशा यूज करते हैं, और हमें मालूम है कि नींबू के रस में विटामिन सी रहता है, वो तो इम्यूनिटी बूस्टर है। पर उसी के साथ नींबू का जो छिलका रहता है, वो अगर आप हर रोज आपके डाइट में इस्तेमाल करें तो उसमें फ्लेवोनॉइड्स नामक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिलते हैं। तो इन फ्लेवोनॉइड्स से क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। जब भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, उसके लिए हमें बहुत सारी लाइफ सेविंग दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो तभी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं। तो उन्हें कम करने का काम, और हमारे शरीर में जो पूरा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उसे कम करने का काम ये फ्लेवोनॉइड्स करते हैं। तो कच्चा हरा टमाटर का जूस और नींबू का छिलका, ये हम हर रोज हमारे डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर विभूषा। अगला सवाल मेरा डॉक्टर राकिब के लिए है। डॉक्टर राकिब, इन्हीं ने अपना नाम नहीं बताया है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, पर वो ये कहते हैं कि ये जो शख्स थे ये अपनी फैमिली से मिलने गए थे और उसके बाद इनकी पूरी जो फैमिली है वो कोविड पॉजिटिव हो गई और जो इनके फादर हैं उनकी डेथ हो गई। अब वो खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए, और मतलब जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली में किसी को इन्फेक्ट किया और वो ना रहे, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे मेंटली? यस, आई थिंक ये जो सवाल है, ये इस तरह का सवाल है जिसमें कि किसी को सहज समझाना कि ये कह देना कि इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हम सबको पता है कि ये उन लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जब आप ये सवाल पूछ रहे तो मेरे दिमाग में मेरे 3-4 जो क्लाइंट्स थे उनकी पिक्चर बन रही थी कि सम ऑफ देम आर गोइंग थ्रू
मेजर डिप्रेसिव एपिसोड यानी कि उदासीनता के प्रॉपर एपिसोड्स जा रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ही सिनेरियोज में। जैसे कि एक कपल थे, उन्होंने सोचा कि अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाते हैं, और उनमें से कपल के जो 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 एक पार्टनर था, उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट कर दिया था उस चीज़ के लिए। वो लोग मिलकर आ गए, और बाई चांस वहाँ पर कोई और शख्स थे जो कि हॉस्पिटल में काम करते थे, और वो भी वहाँ आए हुए थे, और जिस वजह से दोनों तरफ से लोग जो है इन्फेक्ट हो गए, और इस सभी प्रक्रिया में जो है एक फैमिली मेम्बर जो है वो उनकी डेथ हो गई कोविड से। सो ये जो था, जिन्होंने इंसिस्ट किए था, वो जो पार्टनर हैं, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, बट ये मेजर डिप्रेशन से चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ा होना, या अगर हमारी टर्म्स में बोले तो इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह का विचार का प्रॉब्लम है जो कि घर कर जा रहा है, अटक जा रहे हैं लोग उस पर। आमूमन ये एक ग्रीफ का पार्ट है, यानी कि जब हम ग्रीफ की साइकिल से जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी ज़रूर आती है जहाँ पर कि हम कारण ढूंढते हैं, और वो किसी भी साइड से हो सकता है, खोने वाली की साइड से या दूसरी साइड से, जहाँ जिनका नहीं खोया वो भी अगर वो सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो ये कारण खोजने वाली स्टेज ग्रीफ साइकिल में ज़रूर आती है। उस कारण खोजने में अगर किसी को ये लग जाए कि मेरी वजह से हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ ब्लेम और गिल्ट जो है वहाँ पर घर कर जाता है, और उदासीनता के फुल फ्लेजेड सिम्टम आते हैं। इसी प्रकार से अगर ये लग जाए कि किसी ने, दूसरे ने, जो कि मैं नहीं हूँ लेकिन किसी और ने किया, तो एंगर यानी गुस्सा और हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। हमको अगर इससे डील करना है तो सबसे पहले तो ये कि जो सिम्टम उसकी वजह से आ रहे हैं, देखिए अगर आप सिम्टम से डील नहीं कर पाएंगे तो इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाएंगे। तो सिम्टम जो भी हैं इसके, जैसे कि विड्रॉ कर जाना एनवायरनमेंट से, या फिर नॉन इन्वॉल्व हो जाना दूसरों से, या फिर बहुत समय बिताना विचारों के साथ, या फिर अपने मूड जो है वो नेगेटिव हो जाना, इनसे डील करना पहले ज़रूरी है। और ये जो गुत्थी उलझ गई है कि किसकी वजह से हुआ, कौन हुआ, इसके लिए हो सकता है कि आपको एक साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो चाहे वेल इंटेंशन हो, चाहे दूसरे लोग जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं वो चाहते हैं कि हम इससे उभर जाए, लेकिन कई बार उनकी कही हुई बातें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोल रहा है और मैं बोल दूं एकदम से कि मैं समझ सकता हूं या मैं इमेजिन कर सकता हूं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार इस ऐसे केसेस में सेल्फ डिस्क्लोजर भी काम नहीं आता। जैसे कई बार हम अपनी परेशानी बता के दूसरों का दुख कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपनी परेशानी बता के सेल्डम ही ये चीज़ हेल्प करती है। सो पहले तो उस सिम्टम्स को कंट्रोल करें, चाहे हेल्प से एक थेरेपिस्ट या काउंसलर की, या खुद के रिसोर्सेज को लगा के फोकस ऑन दैट फर्स्ट। एंड उसके बाद ये जो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, इसमें अगर हम अभी की बात करें तो एक जो चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इसमें ब्लेम का जो शिफ्ट है ना, वो इंटरनल की बजाय थोड़ा सा अगर हम कुछ देर के लिए एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तौर पर शिफ्ट कर दें, जैसे कि फैक्ट के ऊपर शिफ्ट कर दें कि ये वायरस कंटेजियस है पहले के मुकाबले, ये वायरस तेजी से फैलता है पहले के मुकाबले, ये वायरस ज़्यादा डेडली है, ये वायरस कम्युनिटी लेवल पे फैल चुका है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। अगर व्यूअर्स में कोई ऐसी कंडीशन से डील कर रहा है तो एटलीस्ट इंटरनल की बजाय कोशिश करें कि बाहरी तौर पर इसको जताएं, इसका कारण बाहर करें। जी सर, थैंक यू सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं अगला सवाल जो है वो डॉक्टर विष्णु से पूछना चाहूंगी। ये हमें भेजा है भावेश शर्मा ने। ये पूछते हैं कि क्या ग्रे गम्स भी फंगस का कोई सिम्टम हो सकता है? इनको ग्रे गम्स हो रहे हैं और कितना समय लगता है अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो भी आप म्यूकोरमाइकोसिस के रिस्क पे हैं, क्योंकि इनको स्टेरॉइड्स दिए गए थे कोविड के दौरान ठीक करने के लिए। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कब तक आप रिस्क पे रह सकते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के ठीक होने के बाद भी? इनके ग्रे गम्स हैं। देखिए म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, एक मोल्ड से होता है, फंगस इन्फेक्शन है। तो और अधिकांश जो लोगों को जो हो रहा है देखा गया है कि उन लोग डायबिटिक है, नंबर 1। नंबर 2, 4-5 दिन के बाद पेशेंट की कंडीशन देख के स्टेरॉइड स्टार्ट होता है। जब स्टेरॉइड देते हैं डायबिटिक के ऊपर
शुगर बहुत बढ़ जाता है। एंड देखा गया है कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो हम बोलते हैं, जो शुगर का कंट्रोल होना चाहिए, सही तरह से नहीं होने से ये गड़बड़ होता है। बिकॉज डायबिटीज का ऐसे भी इम्यूनिटी कम होता है, कोविड जब होता है तो इम्यूनिटी और कम होता है। तो ये सब के लिए जो फंगस जो रहता है मिट्टी में रहता है, अब जो कंपोस्ट है कंपोस्ट में रहता है, पत्ते में रहता है, सड़े हुए लकड़ी में रहता है। आम आदमी जब हम लोग इसको इनहेल करते हैं लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग हमारी इम्यूनिटी ठीक है, उसको रोक के रखता है। लेकिन जब इम्यूनिटी घट जाता है ये असर करता है। तो जो प्रश्न है कि क्या कर सकते हैं हम, अगर होना है तो 2-3 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। बट इसके पहले कुछ लक्षण है, जैसे आपका रनिंग नोज बोलते हैं, नाक से पानी निकल रहा है, कभी कभी काला पानी निकलेगा, कभी ब्राउन पानी निकलेगा, कभी खून जैसा निकलेगा। तो अगर ये हो रहा है तो तुरंत एक डॉक्टर के पास जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोमाइकोसिस में डरने वाले बात नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। आम आदमी का ये भयभीत हो गया कि ये कंटेजियस है, किसी को हो गया तो दूर रहो। नहीं, सॉरी, ये नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है। कोविड कंटेजियस है विद इन दैट सिम्प्टोमेटिक पीरियड, बट माइक्रोमाइकोसिस नहीं है। तो जल्दी से अगर कोई डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आज दवाई है, दवाई से कंट्रोल हो जाता है। और ज्यादा डैमेज करने से पहले, डैमेज हुआ तो उससे दवाई से कंट्रोल करके जो डैमेज है, जो पोर्शन खराब हो गया, जैसे जो बोलते हैं जो पूरा ब्लैक हो गया, उसको सर्जरी से निकाल सकते हैं। जैसे आप आज हम बोल रहे हैं, हमारा गुड़गांव हॉस्पिटल में 8 पेशेंट्स का सर्जरी चल रहा है, और ये सब बाहर में ट्रीटमेंट हुआ था, कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आए हैं। तो मेरा बोलने का मकसद है कि आप प्लीज, अगर कोई भी ऐसा साइंस आएगा कि रनिंग नोज चल रहा है कोविड के बाद, जो भी कलर का हो, खारिश हो रहा है, खांसी हो रहा है, खून निकल रहा है, अगर ये सब हो रहा है, तुरंत एक डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जो हम देख रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, उन लोग काफी समय डिले कर दिए, कोविड नेगेटिव हो गए, घर चले गए, और जैसे कभी कभी स्टेरॉइड्स 2-3 हफ्ते के लिए देते हैं, उनका शुगर कंट्रोल नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जो मेरा टेक होम मैसेज होगा, 2 मैसेज है। एक है शुगर का कंट्रोल रखिए, 200 से नीचे रखिए, जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा टेक होम मैसेज है, आपके आसपास जो अच्छे आप जिसके डॉक्टर के भरोसे करते हैं उसके पास चले जाइए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो सर क्या ऐसे मान सकते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, उनको सिम्टम्स ठीक होने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर अगर आने हैं तो आ जाएंगे, उसके बाद नहीं होगा? नहीं, वो 2-3 महीने के बाद नहीं आएगा। ठीक सर, थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर दीपक से पूछना है ये सवाल हमें। डॉक्टर दीपक, ये सवाल हमें आदित्य राज ने पूछा है। इन्हीं ने बोला है कि मेरे अंकल को कोविड से ठीक हुए 1 मंथ हो चुका है, लेकिन उनके चेस्ट के राइट साइड में दर्द रहता है। वो HRCT भी करवा चुके हैं, लेकिन उस टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला है। अब देखिए, पोस्ट कोविड इलनेसेस जो होती है मल्टीपल वेरिएंट में प्रेजेंट होती है। जैसा सर ने बताया, म्यूकोरमाइकोसिस भी एक वेरिएंट है। कुछ लोगों में पोस्ट कोविड स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है, कई लोगों को चेस्ट पेन होता है, खांसी आता है, वीकनेस होता है। सब में अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन आते हैं। अब इसके लिए हमको कोई टेस्ट करा के अगर हम देख रहे हैं कि ये तो नहीं हो गया, इसके लिए ये कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा संयम रखें, धैर्य के साथ सब चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। लगभग 1 से 3 महीने तक का देखा गया है कि चीजों में आराम लगता है। इवन टेस्ट और जो स्मेल का जो सेंसेशन है वो लगभग 6 महीने तक टाइम ले सकता है। तो इसके लिए कोई दवाइयां या कुछ ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि हर चीज में दवाइयों के साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। तो अगर ज्यादा दर्द नहीं है तो कोई दवाई नहीं लेना है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और 1 से 3 महीने तक का धैर्य रखें, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। इनको फिलहाल अब और कोई टेस्ट करवाने की जरूरत तो नहीं है, या फिर डॉक्टर से अब कंसल्ट करने की जरूरत? ये देखा गया है कि बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली लोग सीटी स्कैन करा रहे हैं। सीटी स्कैन के भी अपने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जो पहले लोग नहीं कराते थे, अब 2-2 सीटी स्कैन 4-4 दिन के इंटरवल्स में लेके आ रहे हैं। लेकिन ये इस चीज को अवॉइड करना है। डॉक्टर से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से जज करेंगे, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट
ट्रीटमेंट होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा वो आपको बता देंगे। थैंक यू सर। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये डॉक्टर विभूषा से पूछना है मुझे। डॉक्टर विभूषा, ये सवाल हमें प्रकाश आहूजा ने पूछा है और ये लिखते हैं कि कोविड में डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और साथ ही क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए? यस, सो अभी हम न्यूज में हर तरफ देख रहे हैं, हमें सब डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करना अभी के स्टेज में कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम डाइट में से काफी सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मेथी के जो दाने रहते हैं, मेथी सीड्स, ये अगर आप हर रोज खाएंगे, सुबह पानी में भिगो के रात को अगर खाएंगे, तो उससे आपका ओवरऑल शुगर कंट्रोल नेचुरल आपके बॉडी में थोड़ा बहुत सेट हो सकता है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा सा कंट्रोल में रहने के लिए मेथी के दानों का फायदा हो सकता है। तो एक तो ये आप हर रोज कर सकते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, अगर वो खाना खा रहे हैं तो आप उन्हें भी ये दे सकते हैं, या अगर आप घर पे हैं और रिकवर हो रहे हैं तभी भी आप ये कर सकते हो। और इवन दो आपको कोविड नहीं हुआ है पर आपको डायबिटीज है, तो प्रिकॉशनरी मेजर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहने के लिए भी आप ये हर रोज कर सकते हो। इसी के साथ आप जो कोई भी फूड खा रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो फूड में काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर होना चाहिए और प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, जैसे पॉलिश्ड राइस और मैदे से बनाई हुई चीजें, तो इसे कंप्लीटली डाइट में से अवॉइड करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप लंच खा रहे हैं, तो लंच में आप ज्वार की रोटी या किसी भी मिलेट्स से बनाई हुई रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राइस आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर राइस खाना ही है तो थोड़ा बहुत राइस, पर ब्राउन राइस आपको खाना चाहिए। उसके साथ काफी ज्यादा मात्रा में आप दाल खा सकते हैं, थोड़ा बहुत सैलेड खा सकते हैं। तो जितना फाइबर कंटेंट आपके डाइट में से आप बढ़ाएंगे उसका फायदा होता है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, रॉ वेजिटेबल जूसेस, इसका भी शुगर कंट्रोल के लिए काफी फायदा होता है, क्योंकि उसमें से जो मिनरल्स मिलते हैं और जो बी विटामिन मिलते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जब भी हम शुगर खाते हैं तो शुगर से एनर्जी तैयार होती है। तो ये जो बेसिक बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, शुगर से एनर्जी तैयार करने वाले प्रोसेसेस, ये अगर ठीक से हो तो जो शुगर हमारे शरीर में है उसका इस्तेमाल ठीक से होगा और वो हमारे ब्लड में बढ़ेगी नहीं, उसकी लेवल्स वो कंट्रोल में रहेगी। तो वो अच्छे से रहने के लिए रॉ वेजिटेबल जूसेस आप ले सकते हो। थैंक यू डॉक्टर विभूषा। अगला सवाल मेरा डॉक्टर राकिब से है। डॉक्टर राकिब, ये सवाल हमें ऋषिका पंत ने भेजा है। वो ये बोलती हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद भी उनका डर नहीं गया है, वो बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो गई हैं, कुछ भी छूने में उन्हें डर लगता है और ये चीज काफी ज्यादा हावी हो गई है उन पर। और ये देखा जा रहा है, अब हमारे पास काफ़ी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की है थ्रू सर्वेज एंड थ्रू रिसर्च, और ये देखा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर जो कोविड सर्वाइवर्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई एक मेंटल हेल्थ इश्यू हम लोगों को दिखाई दे रहा है। खासकर लगभग 22% में इस तरह का पैरानोया, एंजाइटी, घबराहट, और लगभग 38% में डिप्रेशन जैसा यानी उदासीनता जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। खासकर वो लोग जो ज़्यादा सिवियर कोविड से होकर आए हैं उनके अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस यानी कि एक ट्रॉमा के बाद उभरने वाला स्ट्रेस दिखाई दे रहा है विद इन 1 मंथ। सो हो सकता है कि जो जिन्होंने ये सवाल पूछा है वो कुछ इस तरह के जो है सिम्टम्स से जा रही हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके लिए बॉडीली लेवल पे अपनी बॉडी को जो खतरे की घंटी एक तरह से जैसे बोलते नकली घंटी बज रही है दिमाग में, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे किसी भी एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से करें, चाहे ब्रीदिंग रिलैक्सेशन से करें, चाहे बॉडी रिलैक्सेशन के कई तरीके हैं, या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन से भी इस बॉडी को रिलैक्स करें। दूसरा, अपने विचारों में उत्पन्न होने वाले जो एक्सट्रीम थॉट्स हैं, एक्सट्रीम विचार हैं, जैसे कि खतरे का अंदेशा तो है, लेकिन क्या ये खतरे का अंदेशा 100% है, इस तरफ न जाते हुए हमें विजिलेंट तो रहना, हाइपर विजिलेंट नहीं होना है। तो विचारों पर काम ज़रूर करें। और तीसरा ये कि सपोर्ट ग्रुप यानी कि वो लोग जो दूसरे कोविड सर्वाइवर्स हैं उनसे थोड़ा सा बात करें। देखेंगे कि वो लोग
ज़रूरी नहीं कि आपकी जैसी मनोदशा से जा रहे हैं, वैरायटी ऑफ मनोदशा से वो जा रहे होंगे, तो आपको एक सपोर्ट होने का एहसास वहाँ से होगा। क्योंकि जो लोग कोविड सर्वाइवर नहीं है, जो जनरल पब्लिक है, इस समय बची हुई है, और अच्छी बात है, शायद वो इतना कनेक्ट आप उनसे ना कर पाए। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। तो डॉक्टर विष्णु, ये सवाल मेरा आपसे है, और ये सवाल हमें भेजा है अतुल बत्स ने। वो बताते हैं कि उन्हें कोविड था 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में। अब ये ठीक हो गए हैं, पर वीकनेस भी इनकी थोड़ी बहुत चली ही गई है, पर ये पैल्पिटेशंस से सफर कर रहे हैं। काफी ज्यादा पैल्पिटेशंस होते हैं इन्हें जब से ये रिकवर किए हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस वक्त तो इतना नहीं पता चलता है, पर जैसे ही ये लेटते हैं इनको फिजिकली फील होता है, और इनकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है। तो ये चाह रहे हैं कि हम इन्हें बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, कोविड के बाद देखा गया है कि थकापन, घबराहट, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं ब्रेन फॉग, जैसा ब्रेन फॉगिंग हो जाता है ऐसा लगता है। और ये जो इतने जो जैसे आप लॉकडाउन पर रह जाते हैं ना घर में, तो बहुत सारे मन में दुविधा आते रहते हैं। तो ये सब कारण के लिए द सिंपैथेटिक टोन जो बोलते हैं ना बढ़ जाता है, तो पैल्पिटेशन हो सकता है। अच्छा, नंबर 1, अगर चलने के टाइम में पैल्पिटेशन नहीं हो रहा है तो बिकॉज मैं एसेंशियली मैं कार्डियक साइड का हूँ, मैं कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो उसी से नजरिए से बोल रहा हूँ कि अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ पैल्पिटेशन नहीं हो रहा है, कुछ घबराहट नहीं हो रहा उस टाइम, दैट मीन्स आपका दिल सही सलामत है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज विद एक्सरसाइज आपका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको उस टाइम कुछ परेशानी महसूस होगा। ये अब भाई साहब जो बोल रहे हैं कि लेटे हुए टाइम में हो रहा है, तो एट रेस्ट, तो मोस्ट लाइकली इट इज मोर ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड देन डिजीज इंड्यूस्ड। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत सारे मेंटल हेल्थ जो ये वर्ड जो है, लोग डरते हैं कोई मेंटल हेल्थ ये लेने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए। कोई उसमें कोई ये नहीं है, शर्मिंदा की बात नहीं है, आप जाइए, बिकॉज ये छोटे छोटे जो होता है ना घाव, ये बढ़ जाता है ब्रेन के अंदर। तो घबराइए नहीं, ये होता रहता है। आपका भाई साहब जो प्रश्न किए हैं, ये आपके लिए पहले नहीं है। मैं तो CNN फॉलो करता हूँ, अपना जो ये करते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम, द इम्पोर्टेंट रिपोर्टर्स, वो अपना एक्सपीरियंस बोल रहा था कि मुझे रात को, जैसे भाई साहब बोले ना, ऐसा रात को अचानक उठ जाता हूँ, घबराहट होता है, पैल्पिटेशन होता है, तो मैं 2-3 बार डॉक्टर को हार्ट स्पेशलिस्ट में चेकअप किया, सब ठीक ठाक है। हार्ट से अगर जुड़ना है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ प्रॉब्लम है तो हार्ट का प्रॉब्लम है। एट रेस्ट है तो घबराए नहीं है, आप मेरे सलाह की आप रेस्ट करिए। और अगर कुछ पास में आपका अच्छा मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे जाकर सलाह करिए, आपको सांत्वना मिलेगा, आप ठीक होंगे, घबराइए नहीं। सर, इसमें एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, क्या आप ये बता सकते हैं कि रेस्टिंग मोड में आपका जो पल्स रेट है, जो हार्ट बीट है, वो कितनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, और जब आप एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तब अंदाजन कितनी होनी चाहिए? देखिए, हम लोग जैसे लेते हैं 60 to 90 को रेंज ले रहे हैं। जो फिजिकली फिट होते हैं एंड एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, हार्ट रेट भी कम रहता है। आपको याद होगा बियॉन बॉर्ग जो वन ऑफ द फेमस टेनिस स्टार्स, उसका बेसल हार्ट रेट उसका था 45-46। सो एंड हार्ट रेट अगर एट रेस्ट बढ़ रहा है, मेरे जो ये हिसाब है कि मोस्ट लाइकली इट इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड। फिर भी अगर एक मेंटल हेल्थ ये कर दीजिए। और अगर बुजुर्ग हैं, उसमें एज नहीं पूछा उनसे, अगर बुजुर्ग है तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट से दिखाना बेहतर है, बिकॉज समटाइम ये होता है ना, अरिथमियाज होता रहता है। ठीक है, अरिथमियाज नथिंग टू डू विद एक्सरसाइज, ठीक है, ये अपने आप हो सकता है। तो अगर बुजुर्ग है, ये दिखाना बेहतर होगा, क्योंकि दिस बोलते हैं ना, स्टेज इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल है हमारा डॉक्टर दीपक से। डॉक्टर दीपक, ये सवाल अर्चना शर्मा ने पूछा है। ये बोलती हैं कि कोविड से रिकवर हो चुकी हूँ, पूरी फैमिली को कोविड हुआ था, हाउ टू गेट रिड ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉफ, मतलब इनको खांसी काफी ज्यादा आती है, परेशान करने वाली खांसी आती है,
और सिर दर्द रहता है, ये कह रही हैं ये कॉफ सिरप और डिस्प्रिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हैं और तब से ये वही खा रही हैं। इसमें ये है कि कफ का रीजन क्या है, सबसे पहले तो चेक ये करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कभी फेफड़े इन्वॉल्व हो गए थे, तो फेफड़े जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक आपको ठसके आ सकते हैं, खांसी के ठसके आ सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया कि खांसते खांसते लोगों के ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाते हैं। जो अपने को मैनेज करना है, जैसे एक एंटी टसिव्स आते हैं, जैसे सिरप चल रहा है उसके बाद भी अगर इनको खांसी हो रही है, और जैसे मॉन्टेलिपास्ट और ऐसे कई ड्रग्स हैं जो इम्प्रूव करते हैं कफ में, और तो उसके लिए दवाइयां ले सकते हैं। और इन सब बातों के लिए प्रॉपर डॉक्टर जो इस पर्टिकुलर फील्ड का है उससे बात करें, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है कि कोविड तो ठीक था लेकिन कोविड के साथ साथ कई अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद ये कोविड के द्वारा ही है, हमको दूसरे डॉक्टर के पास नहीं। तो स्पेशलिस्ट के पास जाए, वो समझेगा, दिक्कत को समझाएगा और फिर उसके बाद जो भी है, उसके बाद टेस्ट वगैरह जो भी है उसको दिख के डिसीज को ठीक करेगा। बेसिकली अगर इनको खांसी आ रही है तो इनको किसी स्पेशलिस्ट के पास जा करके एक बार अपना चेकअप करा लेना चाहिए। कुछ टेस्ट आप मेंशन करना चाहेंगे जो उनको स्पेसिफिकली करवाने चाहिए? जी, इनको बिल्कुल चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। ये चेस्ट एक्सरे करवाने के बाद देखने का जो डॉक्टर है वो देख के बताएगा कि कितना इन्फेक्शन है, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पे उनके जो डॉक्टर उनको फॉलोअप में देख रहे थे। हमारे अंदर क्या है, हमने हेल्थ को बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। हम 5 दिन की दवाइयां लेते हैं, 5 दिन की दवाइयां लेने के बाद सोचते हैं कि ठीक हो गए हम, अब डॉक्टर से जुड़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने 5 दिन बाद आपको बुलाया था, समस्या के साथ अभी प्रेजेंट हो गए, तो इसमें प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डॉक्टर का फॉलोअप लेना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि 1 से 3 महीने के बीच, जब तक आपको डॉक्टर नहीं बोलता है कि आप अब आराम करिए, कोई दिक्कत होती है तो आइए, नहीं तो मत आइए, तब तक आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए आइडियली। थैंक यू सो मच सर। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल डॉक्टर विभूषा से है। डॉक्टर विभूषा, ये सवाल अलका ने पूछा है हमसे और ये पूछ रही हैं कि ये कोविड से रिकवर करी हैं पर ये प्रेग्नेंट हैं, ऐसे में इनकी डाइट क्या होनी चाहिए? ओके, सो प्रेगनेंसी में कैसा है कि कुछ चीजें ऐसी है जो हम प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते, तो इसीलिए इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके खाने में काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स होने चाहिए। प्रोटीन्स का फायदा ऐसे होता है कि एंटीबॉडीज अच्छे से तैयार होती है, ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी रहती है। कोविड के बाद काफी वीकनेस आता है, तो ये जो वीकनेस है ये जल्द से जल्द कम हो और स्ट्रेंथ बढ़े, उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। तो आप हर रोज जो अंकुरित धान्य रहते हैं जैसे मूंग, मटकी, या अलग अलग काफी हम पल्सेस हमारे डाइट में यूज करते हैं, तो इनमें से कोई भी स्प्राउटेड पल्सेस मतलब अंकुरित पल्सेस जो है ये आप हर रोज आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए। इनकी आप सब्जी बना सकते हैं, इनको सिर्फ बॉईल करके उसका चाट करके आप खा सकते हैं, या उसका सैलेड करके खा सकते हैं। अगर पल्सेस आपको ज्यादा पसंद नहीं है तो उसके साथ अगर आप अंडा खाते हो तो आप अंडा यूज कर सकते हो, पनीर यूज कर सकते हो, सोया का भी टोफू जो मिलता है ये भी यूज हो सकता है। और उसके साथ योगर्ट मतलब दही और मिल्क, ये भी आप प्रोटीन के लिए आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको दाल इंक्लूड करनी है, कोई भी दाल अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो दाल ये वेजिटेरियन प्रोटीन है, तो आप कोई भी सिंगल दाल ना यूज करें, कम से कम 2 से 3 दालों का मिक्सचर उनको एक साथ मिला के यूज करें, इससे प्रोटीन की क्वालिटी और बेहतर होगी। तो प्रोटीन आपके लिए प्रेगनेंसी में काफी महत्वपूर्ण है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, कभी कभी ये सब दवाइयाँ ये सब लेने की वजह से एसिडिटी की काफी बढ़ती है, या प्रेगनेंसी में भी नौशिया की तकलीफ होती है, तो खाना तो अच्छे से जाना अभी काफी जरूरी है। तो उसके लिए मुलेठी मतलब लिकोरिस, उसकी जो पाउडर रहती है, तो ये 1 चम्मच 1 टीस्पून ऑफ दिस लिकोरिस पाउडर 1 गिलास पानी में हर रोज सुबह उठने के बाद आप ले सकते हो। इससे आपकी एसिडिटी की तकलीफ कम होगी। मोस्टली काफी मेडिसिन के बाद एसिडिटी बढ़ने की बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि स्टेरॉइड्स या स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ये सब लेना जरूरी रहता है अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो लिकोरिस का काफी अच्छा यूज इन दिस केस आपको हो सकता है।
और उसके साथ जो नट्स रहता है ना अलग अलग, जैसे आमंड, पिस्ताशियो, कैशू नट्स, ये भी आप उसके साथ ले सकते हो, क्योंकि उसमें से काफी अच्छे क्वालिटी के फैट्स मिलते हैं। तो जब भी कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन अंदर काफी बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये फैट्स हेल्पफुल है। ऑफ कोर्स ये आपको नेचुरल फॉर्म में खाना है, सॉल्टेड कैशूज या फ्राई किए हुए कैशूज ऐसे आपको नहीं खाना है। जो नेचुरल सिंपल आता है वैसे ही लेके आपको 2-4 कैशूज, 2-4 वॉलनट्स, 2 से 3 आलमंड्स, ऐसे अगर आप हर रोज खाएंगे तो उसका आपको फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विभूषा। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर राकिब से। उसके बाद मैं एक बार डॉक्टर राकिब से पूछ लूं, उसके बाद मैं डॉक्टर विष्णु, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर विभूषा और डॉक्टर राकिब आपके पास दोबारा आऊंगी कि अगर कुछ सेकंड्स में आप अगर कोई टिप देना चाहते हैं, जैसे आप जो भी मतलब एज एन एक्सपर्ट आप लोगों को पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के ऊपर कोई टिप देना चाहते हैं तो वो लोग आप दे सकते हैं थोड़ा लाइक विद इन अ मिनट, कुछ सेकंड्स में। मैं डॉक्टर राकिब अब अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ये सवाल हमें विपिन ने भेजा है और वो ये बोल रहे हैं कि हर वक्त डर लगा रहता है कि कोविड ना हो जाए, इस कारण काफी ज्यादा एंजाइटी फील होती है और डिप्रेशन सा फील होता है, क्या करें? यस, और इसको हम लोग आजकल बोल रहे हैं, ये जो जिस परेशानी से जा रहे हैं विपिन, इसको हम कोरोना फोबिया बोल रहे हैं। नए प्रकार का फोबिया है, यानी कि स्पेसिफिकली जो है वो कोरोना से डर रहे हैं, उसके इन्फेक्शन से डर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो उनको ये एक तरह का पर्टिकुलर टाइप का एक विचार है जो घर कर जाता है, वो ये कि जस्ट बिकॉज, सिर्फ क्योंकि मेरे दिमाग में विचार कई बार आ रहा है तो क्या इस वजह से मेरे कोरोना से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बात सच है। इसे हम बोलते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन, कि सिर्फ इस वजह से कि मेरा विचार आ रहे हैं तो मेरी चांसेस बढ़ गए। लेकिन असल में इसको डिस्प्यूट करना, इसको चैलेंज करना इस विचार को ज़रूरी है कि क्या ये कारण है। वी कैन मेक अ पाई चार्ट, एक तरह का हम लोग इसे लिखित में कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों से वाकई में मेरे चांस बढ़ रहे हैं। सोचने से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इन इन कारणों से ये चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि क्या मैं बिना मास्क के बाहर जा रहा हूँ, क्या मैं दूसरे जो भीड़ वाले इलाके हैं, क्या मैं उसमें ज़्यादा मेरा आना जाना हो रहा है, क्या ये जो रियल कारण है इन पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन कि जस्ट विचारों पर इस समय पे। दूसरा चीज़, विचार तेज़ी से इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बॉडी रिलैक्स नहीं है। मैं सभी अपने क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ, सभी लोगों को जानिए कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, फॉल्स अलार्म सिस्टम जो है वो किसी भी चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, दूसरे लोगों को परेशानी में देखने से, न्यूज़ सुनने से। तो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक एक्टिविटी ज़रूर करें जो कि हमें रिलैक्स करे। थैंक यू सो मच डॉक्टर राकिब। डॉक्टर विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूँ। हम कोई ऐसी टिप फॉर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो आप लोगों को देना चाहते हैं? जिन लोगों को कोविड हो चुका है, जो सीडीसी गाइडलाइंस है, 90 दिन के बाद उन लोग वैक्सीनेशन दे सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप कोविड होने के बाद आप रेस्ट करिए। जैसे डॉक्टर साहब सही बोल रहे थे कि क्या डाइट लेना है, सही सलामत रहिए, एक्सरसाइज आपका जितना कर सकते हैं करिए। 2, तीसरा जो आप एस्प्रिन के बारे में बोल रहे थे ना, एस्प्रिन देखिए 100 साल से ऊपर it has been one of the most successful drugs in human history. 1918 का स्पेनिश फ्लू के बाद भी एस्प्रिन दे रहे थे। उस टाइम इतना एंटीबायोटिक वगैरह तो था नहीं, और देखा गया कि एस्प्रिन जो दे रहे थे उनका ड्यूरेशन वाज लेस, उनका पोस्ट स्पेनिश फ्लू कॉम्प्लिकेशंस लेस। तो उसलिए एस्प्रिन अगर कोई ले रहा है लीजिए, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। और तीसरा चीज है कि आपका वैक्सीनेशन लेना है 90 दिन के बाद। फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लीज। ये हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि आप मास्क पहनिए, बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क करिए, ठीक है, और भीड़ भाड़ में से दूर रहिए। बिकॉज इवन आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल्सो वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। वैक्सीनेशन क्या प्रोटेक्ट करता है आपको? आपको दोनों डोज ले चुके हैं और सेकेंड डोज अगर 2-3 हफ्ते से ऊपर हो गया, 2 चीज से प्रोटेक्ट करता है, सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ।
ये दोनों आप याद रखिए, दीज आर माय टेक होम टिप्स। एंड शुगर, जिस जिन्होंने डायबिटीज है, शुगर का सही सलामत कंट्रोल रखिए। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर दीपक, आप कोई टिप ऐसी फॉर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो पेशेंट्स को देना चाहिए? मैं पहले बताना चाहूंगा, जैसे सर ने, विष्णु सर के सामने आपने प्रश्न रखा था कि हार्ट रेट बढ़ रही है, तो एक्चुअली क्या है, पेशेंट बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और बार बार अपना ऑक्सीजन की मात्रा, हार्ट रेट, ये सब चेक करते रहते हैं। और उसके बाद उनके अंदर ये वो आता है कि यार मेरी हार्ट रेट तो बढ़ी हुई है। देखिए, आपको हार्ट रेट का काम ये है कि हार्ट का काम है ब्लड पंप करना। अब ब्लड का काम है कि ऑक्सीजन कैरी करके दूसरी जगह पहुंचाना। क्योंकि आपके लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो हार्ट रेट बढ़ सकती है शुरुआत में। और ये अच्छी बात है, कई बार हम रेमडेसिविर वगैरह के इंजेक्शन देते हैं, उससे ब्रेडिकार्डिया होता है, तो हम डेवलप करते हैं कि इसको हार्ट रेट ज्यादा हो, तो उसमें हार्ट रेट इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई बार बार एक तो चेक, तो ये चीजें आ सकती हैं। आप लाइन में आएंगे लेकिन धीरे धीरे आएंगे। दूसरा, डाइट आप जो है, क्योंकि फीवर, हम जब कुछ भी खाना खाते हैं तो वो बहुत मुंह कड़वापन और डाइट हम छोड़ देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। जब फीवर में होता है तो हमको 1.5 गुना डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इस कारण से हम डाइट नहीं ले पाते हैं। तो हमको उस टाइम पे ध्यान रखना कि खाना दवाई मान के ही खाना है। तीसरा, धैर्य रखें, अपने डॉक्टर से जोड़ के रखें, और धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो हमको छोटी छोटी सी चीजें ऐसा लगेगा कोविड के कारण, इसके कारण है, ये दिक्कत है, और डॉक्टर से जुड़ना नहीं है, तो हम किससे पूछेंगे? आजू बाजू वालों से पूछेंगे, यार ये दिक्कत हो रही है, फोन करके। तो आप एक डॉक्टर को ढूंढें। और सबसे बड़ी चीज, टेली कंसल्टेंसी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी डॉक्टर से आप जुड़ सकते हैं, बस अपॉइंटमेंट ले लें उनसे। टेली कंसल्टेंसी एक महत्वपूर्ण चीज आ गई है इस कोविड के दौरान, क्योंकि पेशेंट जो है डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, वो सोचता है कि पहले हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, मास्क ला के, कोई उसके साथ नहीं रहता उस समय। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टेली कंसल्टेंसी। और तीसरा, सर ने जैसा बताया, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन लेना आवश्यक है। डायबिटीज, बीपी, चाहे कोई भी बीमारी हो, आपको वैक्सीनेशन लेना है। और बेहतर तो ये होगा, आप एक बार डॉक्टर से जब ठीक हो जाए तो उससे डॉक्टर से पूछें कि आपको कितने हफ्ते में चाहिए। डॉक्टर विभूषा, आप क्या टिप देना चाहेंगे लोगों को? मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कोविड ने हमें दिखा दिया है कि अगर हमारे इम्यून सिस्टम कम हो, वीक हो, तो वो कैसे हमारे सिस्टम पे अटैक कर सकता है। और हर साल ऐसे कोई ना कोई हम चैलेंजेस, काफी बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू है, डेंगू, चिकनगुनिया, अभी कोविड, तो ये हर साल आ रहे हैं। तो अगर इस विशेष सर्कल से हमें बाहर निकलना है, तो कोविड आ गया, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खोज निकाले, वैक्सीन खोज निकाले, और कोई स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन आ गया तो उसके लिए और स्ट्रॉन्ग दवाइयां खोज निकालेंगे। तो ये सब तो करना जरूरी है, पर कभी तो इससे हमें बाहर निकलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी जरूरी है। तो अगर हम किसी ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में भी आए तो हमें उसका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ही नेचुरली जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है, वो बैलेंस अच्छा रह के हम भी तंदुरुस्त रह सकते हैं, और ऐसे पैंडेमिक, फ्यूचर में ऐसे पैंडेमिक आना हम अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छी चीजें खा के, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा के हमारी इम्यूनिटी जितनी अच्छी रखेंगे उतनी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। थैंक यू डॉक्टर विभूषा। डॉक्टर राकिब, आखिरी आपसे पूछना है मुझे, कोई टिप जो आप देना चाहेंगे लोगों को? थैंक यू सरवत, ये स्पेसिफिकली ये वाला कंपोनेंट ऐड करने के लिए। आई थिंक जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इस समय पे, वो पहला तो ये कि शाम को जो है सोने से पहले अपने परिवार के साथ एक छोटी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। वो है कि ये ज़रूर पूछें कि पूरे दिन में 3 चीज़ें कौन सी हैं जिनके लिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ, जिनके लिए कि मैं थैंकफुल हूँ। वो कुछ भी हो सकती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो पॉजिटिव मेमोरीज़ हैं वो वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और करके देखिएगा, बहुत अमेजिंग फील होता है इतने सब एक तरह से प्रॉब्लम में भी। दूसरा ये कि अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें सभी मेंबर्स, वो ये कि मैंने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जो कि मेरे लिए सेल्फ कंपैशनेट था, जिसमें कि मैंने अपनी केयर की। चाहे वो एक छोटी सी एक्सरसाइज क्यों ना हो, ग्रीन टी क्यों ना हो, कुछ भी ऐसा चीज़ जिससे कि आपको अपनी केयर झलके उसमें। दूसरों की केयर करना भी ज़रूरी है, बट अपनी। और तीसरा, हम लोग जो ग्रीव कर रहे हैं एज ए सोसाइटी,
वो बहुत ज़रूरी है। हम कुछ लोग हम में से ग्रीफ स्ट्रिकन हैं, लेकिन हम भी ग्रीफ के काफ़ी पास हैं। 100% चांस है ऑलमोस्ट के हम किसी ना किसी को कभी ना कभी खो दें। तो सबसे ज़रूरी ये है कि एक नया रिचुअल उस ग्रीफ से बाहर आने का ज़रूरी है। जैसे कि जो लोग गए हैं उनके बारे में बात करना, उनके फ़ोटोज़ देखना। दूसरा ये कि उनको ऑनर देना बहुत ज़रूरी है। उनको कुछ एक छोटी सी गैदरिंग करके जो है ऑनलाइन उनके बारे में, उनकी ऑनर के बारे में, उनकी रिस्पेक्ट के बारे में बात करना। और लास्ट सेलिब्रेट करना इस बात को कि उनके जाने से भी हमारे क्या स्ट्रेंथ जो है वो हमने पाई। और ये जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात आखिरी में इसलिए बोल रहा था कि आई थिंक इवन एज ए साइकोलॉजिस्ट इतने सारे लोगों से मिलने के बाद ग्रीफ जो है उसको सुलझाना एज ए सोसाइटी और आने वाले समय में शायद और भी ज़रूरी हो जाएगा इस पहलू पे बात करना। Thank you so much, Dr. Rakib. Thank you, Dr. Vishnu. Thank you, Dr. Deepak. Thank you, Dr. Vibhusha. चलिए, उम्मीद है जितने भी लोगों ने अपने सवाल हमें भेजे थे उनका जवाब उन्हें मिल गया होगा। साथ ही सारे डॉक्टर्स ने हमें टिप्स भी बताई हैं फॉर पोस्ट कोविड मैनेजमेंट, यानी कोविड से ठीक होने के बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो डबल मास्क पहनिए अगर बाहर जा रहे हैं, हाथ सैनिटाइज करिए और सामाजिक दूरी बनाकर रखिए और अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।